सीनियर साफ़ी और तज़कियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब और हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शामी साहब, सबसे पहले हुकूमत ज़ाहिर है इस बात का भी इजहार करती है कि हम चाहते हैं कि सूबे और वफाक के इंतखाबात एक साथ अक्टूबर में हो। मैं कहते हैं हम इंतखाबात के लिए तैयार भी हैं, मगर गवर्नर साहब तारीख दे नहीं रहे हैं। आपको लग रहा है कि हुकूमत कामयाब हो पाएगी एक साथ इंतखाबात कराने में, या लड़ने ही पड़ेंगे अप्रैल में सूबों के इंतखाबात, और एक बड़ा मुश्किल वक्त है जो नून लीग का इंतजार कर रहा है सूबाई इंतखाबात में? देखिए, जब लाहौर हाई कोर्ट में इस मुकदमे की समाअत हो रही थी तो उसमें किसी फरीक ने भी ये नहीं कहा कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं होने चाहिए। इस बात पर कंसेंसस था। इलेक्शन कमीशन या जो लोग पिटिशनर्स थे वो और जो रिस्पोंडेंट्स थे वो सब सब ने ये नुक्ता जो है ये नहीं उठाया कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते। झगड़ा सिर्फ ये था कि तारीख किसने देनी है। वह इस बात पर कोई इख्तलाफ नहीं है कि इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए। अब ये तारीख देने का मामला जो है वो इस कदर पेचीदा बना दिया गया है कि यानी बार बार एक बात की जा रही है, कभी दूसरी बात की जा रही है, अब ये फिर दरवाजा खटखटाने की बात हो रही है। तो ये मामला जो है ज्यादा लंबा खींचा नहीं जा सकेगा। मेरा ख्याल है तारीख का ऐलान तो करना ही पड़ेगा, और अगर तशरीह के लिए कोई शख्स जाता है, गवर्नर साहब जाते हैं या इलेक्शन कमीशन जाता है हाई कोर्ट में, तो तशरीह भी मिल जाएगी। तो 90 रोज के अंदर मेरा नहीं ख्याल कि अदालत इस मूड में होगी कि 90 दिन की कैद को खत्म कर दे। और इस वक्त जो सूरत हाल है ये इंतखाबात कराने पड़ेंगे, इल्ला ये कि फरीकैन में कंसेंसस हो जाए कि बैक वक्त वो इंतखाबात कराएं, वफाक में भी और तमाम सूबों में भी। इसके अलावा मुझे तो कोई ऐसी दूसरी सूरत नजर नहीं आ रही कि मामला कैसे लटकाया जाएगा और किस तरह आगे बढ़ाया जाएगा, और ये खींचातानी की फजा जो है इसे कैसे तूल दिया जाएगा। हामिद मीर साहब, आपने काफ़ी पहले कह दिया था कि हुकूमत के जो इरादे हैं वो ठीक नहीं लग रहे हैं, और जो ऑफ द रिकॉर्ड हुकूमती रहनुमा गुफ्तगू कर रहे हैं उससे आपने बताया था कि ये आसार क्या नज़र आ रहे हैं। मगर जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया उसके बाद कोई कामयाबी हो पाएगी, या अप्रैल में ही इन्हें सूबाई इलेक्शन लड़ने पड़ेंगे और काफ़ी मुश्किल इलेक्शन होंगे वो? देखिए, जो हाई कोर्ट है या कोई भी और कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट हो, तो वो जो भी फैसला करती है ना वो तो आइन को सामने रखती है ना। तो हाई कोर्ट ने तो जो फैसला दिया है बड़ा सिंपल है कि जी आइन के मुताबिक जब सूबाई असम्बली तहलील हो जाती है तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना चाहिए, और यही उन्होंने फैसला दिया और ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन ये तो आइन कह रहा है ना, और अदालत कह रही है। जो अहले इक़्तिदार व इख्तियार हैं वो तो कुछ और सोच के बैठे हुए हैं, जैसा कि आप भी जानते हैं कि मैंने आपको काफ़ी दिन पहले बता दिया था। पहले तो मुझे यही पता चला था कि ये सिर्फ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन जो है उसको आगे ले जाना चाहते हैं, और चाहते हैं जी कि जब कौमी असम्बली का इलेक्शन होगा तो सारे इलेक्शन इकट्ठे करवा दिए जाएँ। अब मुझे पता चला है कि ये जो बाई इलेक्शन है ना कौमी असम्बली का, जिसके लिए अभी इन दोनों कागजात नामजदगी जमा करवाए जा रहे हैं, ये वो भी नहीं करवाना चाहते, और उसके बाद ये अक्टूबर से भी मामले को आगे ले जाना चाहते हैं। अब इसमें यकीनन हर बंदा जो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखता है वो यही सोचेगा यार ये आइन में तो ऐसा नहीं हो सकता। तो बिल्कुल सही बात है, आपको और मुझे, शामी साहब को, सबको यही सोचना चाहिए कि भाई आइन में तो ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन आप देखें कि यहाँ पे तो बहुत से ऐसे काम होते हैं कि जो आइन में नहीं होते, लेकिन असल ग्राउंड रियलिटी उन्हीं को बना दिया जाता है। तो लग यही रहा है कि जिस तरह माजी में होता रहा है कि बहुत से अदालतों के फ़ैसले जो हैं उस पर अमल दरामद नहीं होता, और कुछ ऐसे भी फ़ैसले हैं जिन पे अदालतों ने अमल दरामद करना था और अदालतों ने भी अमल दरामद नहीं किया। तो उनकी एक फ़हरिस्त बनाई जा रही है कि अदालतों के कौन कौन से फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं हुआ, और अदालतों ने भी अपने कौन कौन से फ़ैसलों पे अमल दरामद नहीं किया। तो कहा जाएगा जी कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं, हमारे मुआशी मामलात हैं, फ़ंड्स की कमी है, मरदमशुमारी नहीं हुई, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, और ये इलेक्शन को डिले करेंगे। तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी, और मैं तो ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि आइन की खिलाफ वर्जी जो है वो एक बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन ये जो आजकल असद उमर साहब जिस तरीके से जो अंदाज़े गुफ्तगू है उनका कि हम घसीटेंगे और आर्टिकल 6 लगा देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो ये ख़ुद भी तो यही काम करते रहे ना। तो इनके कहने में वो
ताकत मुझे नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर अदालतें या ये हुकूमत जो है वो राज़ी हो जाए, क्योंकि ये खुद भी यही काम करते रहे हैं। अब जिस तरह के इन्होंने आज इनके दौर में अली वज़ीर साहब गिरफ्तार हुए थे और आज वो रहा हुए हैं 2 साल के बाद, तो अली वज़ीर साहब जब रहा होंगे तो वो सिर्फ इस हुकूमत को तो नहीं ना कोसेंगे, पिछली हुकूमत को भी कोसेंगे। तो इसलिए ये जो इनकी मुख्तलिफ सियासी जमातों की जो इंटरनल कंट्राडिक्शंस हैं, उनका ये एक दूसरे को फ़ायदा उठाने देते हैं और कभी उठाने नहीं देते। लेकिन इस मरतबा ये ऐसे लग रहा है कि जिस तरह पहले तहरीक इंसाफ जो है वो कुछ ताकतवर लोगों की मदद से जो चाहती थी वो कर लेती थी, अब वही काम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी करने वाली है। शामी साहब, इस सब में ज़ाहिर तहरीक इंसाफ एक बयानिया चाहती है, फौरी तौर पर इलेक्शन भी चाहती है, एक बयानिया भी। और खान साहब का जो नया बयानिया है वो बेंटी अमेरिका नहीं है कि अमेरिका ने यहाँ पर साजिश करके एक इम्पोर्टेड हुकूमत बनाई, वो तो कहते हैं बाजवा ने एक्सपोर्ट की थी, जनरल बाजवा ने। आपको लगता है इसमें कोई दमखम है और ये बयान बाय किया जाता है? क्योंकि खान साहब बाजवा के खिलाफ जब एक नैरेटिव बनाते हैं जनरल बाजवा के खिलाफ, तो वो अपने आप को भी एक कठपुतली वजीर आजम कहने को तैयार हैं कि मैं तो पंचिंग बैग था, चलती सारी की सारी जनरल बाजवा की थी। हालांकि उस जमाने में अगर कोई कहता कि जी ये तो कठपुतली हुकूमत है तो तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा लगता था। तो खान साहब खुद मान रहे कि हाँ जी मैं तो कठपुतली था। देखें, खान साहब तो मेरा ख्याल मुशायरे में बैठे हुए हैं, कभी एक शेर सुनाते हैं, कभी दूसरा शेर सुनाते हैं, और गजल के अशार जो होते हैं वो एक दूसरे से मिलते नहीं हैं। एक हिजर की बात कर रहा होता है, एक वसाल की बात कर रहा होता है। तो ये खान साहब जो है, अब इस वक्त उनका दौर लगा हुआ है, लोग उनके जो मद्दा है उनकी बातें सुन रहे हैं और उसमें सर धुन रहे हैं। लेकिन बुनियादी बात तो ये है कि वो हर बात जो कह रहे हैं वो दूसरी अपनी बात पहली को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। और ये उनकी कोई अंदाजे की गलती नहीं है या कोई फैसले की गलती नहीं है। जो वो उस वक्त लोगों को बताते रहे, वो कहते थे कि मैं तो बिल्कुल मुकम्मल बाइख्तियार वजीर आजम हूँ और अगर मेरी बात कोई नहीं सुनेगा तो मैं तो उसे कान से पकड़ के निकाल दूंगा। और आज वो कह रहे हैं कि जो कुछ थे बाजवा थे और मैं तो कुछ भी नहीं था। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो दोबारा वजीर आजम बनते हैं तो वो कठपुतली वजीर आजम होंगे, तो किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो ये बात ये है कि उनकी क्रेडिबिलिटी जो है इससे मुतासर हो रही है, लेकिन उनके मतदार जो है वो बस उनकी बातें सुन रहे हैं और झूम रहे हैं और दाद दे रहे हैं और वेले दे रहे हैं। अब ये तो जो हालात आगे बढ़ेंगे देखेंगे कि किस तरीके से उनको लेने के देने पड़ते हैं या सिर्फ लेने ही लेने पर वो लगे रहेंगे। बाकी तो बात यह है कि दोनों हमारी जो पार्टियां हैं या इस वक्त बरसरे इख्तदार लोग जो हैं और जो इख्तलाफ में, अब उनको दोनों को देख लें। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो क्या बातें होती हैं, इख्तदार में होते हैं तो क्या बातें होती हैं। आज जो धाड़ रहे हैं हमारे असद उमर साहब, कासिम सूरी साहब ने क्या किया था, अगर ये अदालतें न होती तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो पेश कभी हो ही नहीं सकता था, न पास हो सकता था। तो कासिम सूरी साहब की रूलिंग जो थी उसके मुताबिक तो फिर मामला आज भी इमरान खान वजीर आजम होते। तो अदालतें जो हैं उनको तो अपने फैसले करने हैं और ये मामला बिलाखिर अदालत ही के पास जाएगा और वहां ही केस बनाना पड़ेगा अपना। इसके अलावा कोई और चारा नहीं होगा, क्योंकि आप किस तरीके से ये बैरियर क्रॉस करेंगे 90 दिन का। और आपको अगर ऐसा कोई इरादा है तो फिर खुल के सामने आ जाएं, अपने आर्गूमेंट्स ले आए। तो साहब चुपते भी नहीं और बात करते भी नहीं और चिलमन से आप लगे बैठे हैं, तो ये मामला ज्यादा देर नहीं चलेगा, मामले पेचीदा होते चले जाएंगे और धमाचौक। मैं हामिद साहब आप बताइएगा, हमने तो जाहिर है वो जमाना देखा है कि जिसमें अगर इमरान खान साहब को कुछ कहा जाता था तो जनरल बाजवा साहब को बहुत बुरा लगता था। हमें देखा है कि एंकर्स को ऑफ एयर करने से लेके चैनल्स को ऑफ एयर करने तक के मामलात होते थे। जनरल बाजवा के बारे में कुछ कहा जाता था तो तहरीक इंसाफ को बहुत बुरा लगता था, पूरी काबीना बैठ जाती थी उनका दिफा करने के लिए। और अब हाल ये है कि इमरान खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं तो शुरू होती है वो उनकी तकरीर जनरल बाजवा से, ख़त्म भी उन पर होती है और शदीद तनकीद कर रहे हैं। और जनरल बाजवा साहब कभी किसी सहाफ़ी से मुलाकात करके अपनी कहानी बयान कर रहे हैं, कभी किसी दूसरे सहाफ़ी को बता रहे हैं, अपनी तरदीद भी देते हैं, इसके अलावा धमकियाँ भी दे रहे हैं। एक सहाफ़ी ने बताया कि जी मेरे पास तो बड़ी चीज़ें मौजूद हैं इमरान खान की। ये जो ब्रेकअप हुआ है जो कि बहुत ही अगली ब्रेकअप है और खान साहब अब मुकम्मल बयानिया बना रहे हैं, इनका कोई फ़ायदा भी होगा उन्हें, क्योंकि वो अपने आप को भी कठपुतली वज़ीर आज़म के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मेरी तो चलती नहीं थी। शाहजेब साहब, ये जो सवाल आपने किया ये बड़ा अहम सवाल है
और बाजवा साहब सिर्फ साफ़ियों को नहीं मिल रहे बल्कि वो कुछ सियासतदानों को भी मिल रहे हैं और 5-5, 6-6 घंटे तक वो उनके सामने अपना मौक़िफ़ बयान करते हैं और कुछ और भी लोगों को मिल रहे हैं। देखें, ये इमरान खान साहब ने ये जो बाजवा साहब पे एक फ्रंटल अटैक खोला है उनकी रिटायरमेंट के बाद, ये मेरा ख्याल है कि वो बहुत सोच समझ के कर रहे हैं और कुछ चीज़ों का मुझे भी इल्म है। मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इमरान खान जो हैं उन्होंने जनरल बाजवा साहब के बारे में 10% भी बातें जो हैं वो जो उनको पता हैं वो नहीं की। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। शायद वो चाहते हैं कि बाजवा साहब पे वो तनकीद करें, उनको बाजवा साहब की जो शख्सियत है उसकी काफ़ी समझ है, तो उनका ख्याल है कि ये रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करने में ये कोई गलती करेंगे तो उसका इमरान खान साहब फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब ने बाकायदा एक पूरी लिस्ट बनाई हुई है कि उन्होंने बाजवा साहब के कौन कौन से मामलात जो हैं या उनकी नज़र में जो क्राइम्स हैं, मैं उनको मामलात का लफ्ज़ देता हूँ, उस पर उन्होंने उनको एक्सपोज़ करना है और अभी वो इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको गिरफ़्तार किया जाए या उनको डिसक्वालीफाई किया जाए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि 10% भी अभी इमरान खान नहीं बोले और दूसरी तरफ बाजवा साहब लोगों को कहते हैं कि मैंने तो अभी 5% भी इसके बारे में नहीं बोला, मेरे पास भी बहुत कुछ है। जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि बाजवा साहब बकौल एक एंकर के कि उन्होंने बाजवा साहब ने ख़ुद इमरान खान साहब की बहुत सी रिकॉर्डिंग की हुई है। तो शायद बाजवा साहब को ये नहीं पता कि जो उनके साथी थे जिनको वो बहुत अपना काबिल एतमाद साथी समझते थे, वो उनकी रिकॉर्डिंग्स करके इमरान खान को देते रहे हैं। तो आप ज़रा सोचें कि इमरान खान जो है वो इतने एतमाद के साथ बाजवा साहब को चैलेंज क्यों कर रहा है, उन पर अटैक क्यों कर रहा है, कोई ना कोई चीज़ वजह तो होगी ना। तो इमरान खान साहब जो हैं वो कुछ ऐसे मामलात भी तश तश बाम करने का इरादा रखते हैं कि जिससे सिर्फ बाजवा साहब की ज़ात को नुकसान नहीं पहुँचेगा, हो सकता है कि इतना रिएक्शन हो, इतना बड़ा तूफ़ान आ जाए कि उसमें फिर इमरान खान साहब को भी नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद इमरान खान साहब जो हैं वो उस शेर के मुताबिक उन्होंने पॉलिसी बनाई है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो उनका एक ख्याल है कि बाजवा साहब पे जब वो अटैक करेंगे तो फिर उनके साथ जो एसोसिएटेड लोग थे वो भी सामने आएंगे, तो उनको सियासी फ़ायदा बहुत होगा। और ख़ान साहब जो हैं वो आजकल प्राइवेटली ये भी कहते हैं कि मैं इनको इतना एक्सपोज करूँगा कि लोग भूल जाएंगे, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी भूल जाएंगे और उस अल्ताफ़ हुसैन को भी भूल जाएंगे। मैं इनको इतना एक्सपोज करूँगा कि इनको छठी का दूध याद करवा दूँगा। तो शामी साहब, इस सब में ज़ाहिर है खान साहब चाहते हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते भी इस्तवार हों। फवाद चौधरी साहब कह चुके हैं कि सदर के ज़रिए भी अगर हो सके तो राब्ते बहाल होने चाहिए। और जब खान साहब जनरल बाजवा पर तनकीद करते हैं तो ज़ाहिर है जो हामिद मीर साहब भी बता रहे हैं कि वो मैसेजिंग यही है और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भी है, वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट में भी तनकीद करते हैं। इस सब से आपको लगता है दबाव डालने में कामयाब हो जाएंगे कि जी मेरे साथ राब्ते में रहो, मेरे साथ मामला तय करो? ये हो नहीं सकता है कि जो पिछले 4-5 साल में मेरे लिए किया जाता था, नवाज शरीफ को बाहर करने से लेकर मुझे वज़ीर आज़म बनाने से लेकर मेरी हुकूमत चलाने तक, अब ये डिस्कनेक्ट नहीं हो सकता है, ये मामला दोबारा वैसे ही करो। देखें, जनरल राहील शरीफ ने और जनरल बाजवा ने तो जनरल परवेज मुशर्रफ को प्रोटेक्ट किया था, उनके लिए चीज़ों को मैनेज किया था। उनके खिलाफ जो मुकदमा यानी चल रहा था उसमें उन्हें सज़ा हो गई थी, उस सज़ा को ख़त्म कराया था और इस बात का बरमला एतराफ़ भी किया और फिर वो दुबई जाने में कामयाब हुए और वहीं अल्लाह को प्यारे हो गए, उनका जस्द खाकी वापस आया। लेकिन देखना यह है कि जनरल बाजवा जो है क्या वो यारो मददगार है या उनका अदारा जो है वो उनका तहफ़्फ़ुज़ भी करेगा या उनको प्रोटेक्ट करेगा? तो एक तो उस अदारे का ये इम्तिहान है और जनरल बाजवा भी मेरा ख्याल है ये समझ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तहफ़्फ़ुज़ तो उनको मिलेगा। लेकिन जो इमरान खान साहब जिस तरीके से बरस रहे हैं वो तो समझ रहे हैं कि उनकी पोजीशन मजबूत हो रही है। मैं समझता हूं कि उनकी पोजीशन कमजोर हो रही है, उनकी क्रेडिबिलिटी जो है उसको ज़ुफ़ पहुंच रहा है और वो एक खुद को एक ऐसी गली में ले जाते चले जा रहे हैं जिसके दूसरी जानब कोई रास्ता नहीं है और वो जो लाडले तो नहीं बन सकेंगे दोबारा और उनके लिए मुश्किलात में इजाफा होगा। और ये जो पेचीदा सूरत हाल है, देखिए जो अगर दफाई अदारे कमजोर होते हैं तो वो भी पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है और अगर सियासी अदारे जो हैं उनकी दुर्गत बनती है तो वो भी हमारे सामने है। तो इसलिए जो ये फ्री स्टाइल में कुश्ती खेली जा रही है ये किसी को नुकसान तो पहुंचा सकती है, लेकिन मेरा ख्याल सबसे ज्यादा नुकसान खुद इमरान खान साहब का होगा
अगर उन्होंने अपनी हिकमत अमली पे गौर ना किया, यानी वो डैमेज दूसरे को डैमेज कर सकते हैं, लेकिन बाजवा साहब को नुकसान पहुंचाकर वो अपना फायदा कैसे करेंगे और कैसे गेन करेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे और कैसे तख्त संभालेंगे, ये बात समझ में आने वाली नहीं है। हामिद मीर साहब, आपको लग रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में जो डालने की एक स्ट्रेटजी है खान साहब की, उसमें वो कामयाब हो सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट जो है उसके साथ कोई मुहाजरा ही करना चाहते हैं। वो बाजवा साहब पे अटैक इस तरीके से करेंगे कि उसका नुकसान सिर्फ बाजवा साहब को या उनके एक दो साथियों को होगा जो कि अब रिटायर हो चुके हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा जो इमरान खान साहब का जो तुरुप का पत्ता है वो ये है कि वो ये डिस्क्लोज़ करेंगे कि जब नवंबर में नए आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होनी थी तो कौन किसके ज़रिए उनके पास आया और बाजवा साहब का ये पैगाम दिया कि अगर आसिम मुनीर को आर्मी चीफ़ बनाया जाता है तो आप उसको मुस्तरद कर दें। और आरिफ अलवी साहब को भी ये कहा गया कि अगर आसिम मुनीर साहब का नाम आता है तो आप उसको मुस्तरद कर दें। और वो इमरान खान साहब जब आसिम मुनीर साहब का नाम मुस्तरद कर देंगे तो आसिम मुनीर जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब ने वो नहीं किया और उन्होंने फ़ौरन आसिम मुनीर साहब के नाम पे यस कर दिया। और इमरान खान साहब का ख्याल है कि मैंने बाजवा की ये साजिश नाकाम बना दी, क्योंकि जनरल बाजवा ने पूरी कोशिश की कि आसिम मुनीर आर्मी चीफ़ ना बने। इसके अलावा भी 2-3 और मामलात हैं। तो इमरान खान साहब जो हैं वो इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, वो इस तरीके से खेलेंगे कि जो उनके ख्याल में नुकसान है वो सिर्फ बाजवा का होगा, पूरे इदारे का नहीं होगा। और हामिद मीर साहब, इसके बावजूद, क्योंकि खान साहब तो खुद सहाफ़ियों से मिलके मुलाकात में कह चुके थे कि वो नहीं चाहते कि जनरल आसिम मुनीर अगले आर्मी चीफ बने, इसके बावजूद वो ये जिम्मेदारी डाल पाएंगे जनरल बाजवा पे? नहीं, देखे ना, ये तो आप इनकार नहीं कर सकते कि ये एक तासुर था कि अगर आसिम मुनीर साहब का नाम आता है, उनका नोटिफिकेशन होता है, तो इमरान खान साहब फ़ौरन जो है वो इनकार कर देंगे और एक क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। और उस क्राइसिस से कुछ लोगों ने क्या फ़ायदा हासिल करना था, इमरान खान साहब ने मंसूबा बनाया हुआ कि वो ये भी बताएंगे कि मेरे ज़रिए ही क्राइसिस क्रिएट करना था और फिर उस क्राइसिस से फिर फ़ायदा भी किसी ने उठाना था। तो ये अब इमरान खान जो है वो इंतज़ार कर लें। वैसे तो मैं समझता हूँ कि उनको इस काम में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन वो ये बहुत से इंकिशाफात करने का इरादा रखते हैं और मुझे नहीं लगता कि उससे इमरान खान साहब की जनरल आसिम मुनीर के साथ लड़ाई हो जाएगी। उनकी लड़ाई बाजवा साहब के साथ ही रहेगी। लेकिन ये मैं इत्तेफाक करता हूँ कि उनकी बहुत सी जो स्टेटमेंट्स हैं उससे ये लगता है कि वो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट पे भी प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि जब वो आसिम मुनीर साहब का नाम नहीं लेते लेकिन उनके कुछ सबॉर्डिनेट्स का नाम लेते हैं, तो इसका मतलब है कि वो इदारे को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब जनरल बाजवा साहब के बारे में बहुत से दावे करेंगे।